नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ब्रिक्स का ब्राजील में होने जा रहा है शिखर सम्मेलन। लेकिन इस शिखर सम्मेलन को लेकर के एक बड़ी खबर है और ये खबर ब्रिक्स के भविष्य को लेकर के, ब्रिक्स के अस्तित्व को लेकर के और ब्रिक्स में भारत और मोदी की भूमिका को लेकर के भी कई सवाल खड़े करती है। क्योंकि ब्रिक्स में पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब चीन के राष्ट्रपति शामिल नहीं हो, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी नहीं आएंगे ब्रिक्स के सम्मेलन में। भक्तों के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, पूरा फील्ड खाली है, सामने बॉलर ही नहीं है, चौके छक्के मारो। कहने के लिए तो यह भी कहा जा सकता है कि मोदी जी ब्राजील में अकेले डंका बजाएंगे, क्योंकि 5 मुख्य देश ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इसके अलावा 2 रूस और चीन, यही 5 मिला के ब्रिक्स हुए। ब्रिक्स के एक-एक अक्षर में यही 5 देश, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, सबके पहले अक्षर लेकर के ब्रिक्स बना था। जाएंगे, लावरोव जाएंगे, रूस की तरफ से विदेश मंत्री हैं, चीन की तरफ से उनका प्रतिनिधि जाएगा और भारत के प्रधानमंत्री के साथ डायस पुतिन और जिनपिंग के चेले शेयर करेंगे। क्या ब्रिक्स को लेकर के ट्रंप के सामने मोदी ने जैसा घुटना टेका था, ये उसका परिणाम है? हम नतीजा नहीं बता रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं, क्योंकि इकलौते शख्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जो ट्रंप के सामने बैठे थे और ट्रंप ने बोला ब्रिक्स इज डेड नाउ, यही बोला था, ब्रिक्स इज डेड नाउ, मेरी एक धमकी से ब्रिक्स खत्म, मर गया है ब्रिक्स। क्या मोदी जी की उस उपस्थिति में उस तरह जो ब्रिक्स के साथ हुआ, ये उसका एक्सटेंशन है या कुछ और है? भाऊ को लाइए चर्चा में, फटाफट जोड़ लीजिए। स्वागत है भाऊ आपका। ब्राजील में सम्मेलन, रूस और चीन गायब, ब्रिक्स की प्रासंगिकता क्या रही फिर? और अगर ब्रिक्स की प्रासंगिकता खत्म हो रही है तो भारत के प्रधानमंत्री की उपस्थिति का क्या मतलब है? फिर ये भी प्रतिनिधि भेज दे, क्या होगा? देखिए आशीष, सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि ब्रिक्स बना क्यों था। 2006 में G7 के खिलाफ, जो G7 पूर्ण रूप से अमेरिका के कब्जे में था, उसके खिलाफ एक नया संगठन, आर्थिक संगठन बनना जरूरी था और उसके लिए ब्रिक की स्थापना हुई 2006 में। उसमें ब्राजील से B लिया, रशिया से R लिया, इंडिया से I लिया और चाइना से C लिया। 2006-10 में 4 साल बाद साउथ अफ्रीका इसमें ज्वाइंट हो गया और ये ब्रिक्स हुआ, साउथ अफ्रीका का S लग गया। ये ऐसी 5 आर्थिक महाशक्तियां हैं जो G7 को टक्कर दे रही थी। 2006 से लेके आज तक जितने सम्मेलन हुए, क्योंकि शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है चीन, और लगातार इन्होंने अपनी बैंक एक अलग हो सकती है क्या, अपनी करेंसी अलग हो सकती है क्या, अपना व्यापार कैसा हो सकता है। यदि विश्व की 5 बड़ी आर्थिक महाशक्तियां इकट्ठा होकर ये बात सोचती है तो यकीनन G7 को भी परेशानी होगी, यूरोपियन यूनियन को परेशानी होगी, अमेरिकन लॉबी को परेशानी। लेकिन मोदी के राजनीति के, मतलब राष्ट्रीय राजनीति पे आने के पहले तक ब्रिक्स एक ऐसा संगठन बना जो पूरे विश्व का ध्यान खींच रहा था और लग रहा था कि ये सब मिलके एक हो गए तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को भी नतमस्तक होना पड़ेगा। यह आर्थिक और राजनीतिक संगठन था, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, या सैन्य का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 2014 के बाद जिस हिसाब से भारत ने अपनी विदेश नीति अमेरिका के सामने घुटने टेकना शुरू कर दिया, अमेरिका के साथ होना शुरू हो गया, तब से ब्रिक्स धीरे धीरे, ब्रिक्स की जो ईंटें थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अब इन देशों में 2 देश ऐसे हैं, एक ब्राजील और भारत, जिसे ब्रिक्स के बाकी देश अमेरिका के समर्थक मानते हैं। हाँ, हाँ।
देखिए, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये तीनों देश जो है वो अमेरिका से 1-to-1 लोहा लेते हैं। साउथ अफ्रीका के अध्यक्ष गए थे व्हाइट हाउस, खरी खरी सुना के आए हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप शब्दहीन थे। डोनाल्ड ट्रंप वहां बहुत बता रहे थे कि ह्यूमन राइट्स का कैसा कैसा वायलेशन होता है। उनने आईना दिखा दिया, बोला ये बात सुनने के लिए नहीं आया हूं मैं, और ये खबरें मुझे मत सुनाओ, मुझे मालूम है वहां क्या कर रहे हो आप लोग। उल्टा ही सुना के आया कि तुम ही लोग एक सब कारागुर्जी कर रहे हो। ये साउथ अफ्रीका जैसे देश की औकात है, क्योंकि वो देश व्हाइट हाउस में अपनी अस्मिता गिरवी रखने नहीं गया था। उस देश का कोई गौतम अडानी नहीं था जो अटका हुआ है और जिसके लिए ये वहां पे जाके दरबारी बने। तो अब ये क्योंकि ब्राजील में हो रहा है और ब्राजील अमेरिका के गोद में जाके बैठ गया है, इसलिए चीन के राष्ट्रपति नहीं जाएंगे, डेलीगेशन भेजेंगे। पॉइंट नंबर 1, भारत ब्रिक्स में क्या पोजीशन लेगा? क्योंकि इसी भारत ने पिछले सम्मेलन में बड़ा दावा किया था कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी होगी यूरोपियन यूनियन की यूरो जैसी। उस करेंसी पे ये देश की 5 महाशक्तियां, आर्थिक महाशक्तियां अपना व्यापार अपने हिसाब से करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतते ही शपथ लेने के पहले, व्हाइट हाउस घुसने के पहले जो वार्निंग दी, मैं ब्रिक्स को और खासकर भारत को वार्निंग देता हूं, यदि डॉलर के सामने कोई करेंसी खड़ा करने का प्रयास किया तो वो सैंक्शंस लगा दूंगा कि नानी याद आ जाएगी। और तुरंत हमारे जो महामहिम, सबसे होनहार, जिनके सब दूर से दिए लग रहे हैं, दिए जल रहे हैं, विदेश मंत्री जयशंकर ने तुरंत हाथ जोड़ के कहा कि बाप किसने कहा आपको? हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं ब्रिक्स में। नहीं, डॉलर के सामने हमारी क्या औकात है। हमारे ही प्रधानमंत्री को झूठ साबित कर दिया हमारे विदेश मंत्री ने, और देश उस पर भी तालियां और थालियां बजाता है। तो जब या तो ब्रिक्स का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, क्योंकि ब्रिक्स में ये 5 मुख्य देश है, साथ में आमंत्रित भी 5 जुड़ गए हैं। उसमें यूएई है, इजिप्ट है, इथोपिया है, फिर इंडोनेशिया है, ये और कुछ देश जुड़े हैं। ईरान है, ईरान भी जुड़ा है, ईरान भी जुड़ गया है, सऊदी अरब है। तो इनमें से सऊदी अरब भी अमेरिका से अपनी दोस्ती रखता है, लेकिन ब्रिक्स के बारे में उन्होंने कर दिया। और जब उन्होंने देखा कि ब्रिक्स में बड़ी ताकत कौन है, सबसे बड़ा तीसरी अर्थव्यवस्था कौन कहता है अपने आप को? भारत। सबसे उपभोक्ता का बेल्ट कहां है? भारत। सबसे बड़ी जनसंख्या कौन सी है? भारत। ये भारत ही अपने कब्जे में आ गया तो ब्रिक्स इज डेड। चीन और रशिया तो कभी अमेरिका के साथ जाएगा नहीं। तो यदि कल ब्रिक्स बिखरता है, इसकी अहमियत कम होती है। 2006 से 2014 तक जो पूरे विश्व को लोहा मनवा रहा था, वो ब्रिक्स यदि आज कमजोर पड़ता है तो इसका ठीकरा भारत और ब्राजील पे टूटेगा। यह सवाल उठाया जाएगा ब्रिक्स में। भले ही चाइना के चीफ नहीं जा रहे, सुप्रीमो नहीं जा रहे, उनके विदेश मंत्री जा रहे हैं, रशिया के विदेश मंत्री जा रहे हैं, वो पूछेंगे ब्रिक्स के करेंसी का क्या हुआ? मोदी जी आपने कहा था करेंसी होनी चाहिए, क्या हुआ? क्या कोई ब्रिक्स में अमेरिका के स्लीपर सेल बैठे हैं? तो ये सवाल उठ रहा है आज। और जब आपके स्लीपर सेल वहां बैठे हैं, तो जैसे बीजेपी के स्लीपर सेल कांग्रेस में है, तो बीजेपी डंके की चोट पे कहती है कि कांग्रेस रहित भारत होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कांग्रेस का कोई औचित्य रहा नहीं। सारे तो स्लीपर सेल चला रहे कांग्रेस को, बीजेपी के। ऐसा ही ब्रिक्स में भी वैसा ही हो रहा है। इसीलिए चीन ने दुरूप बना ली,
देखिए, जहां हमेशा राष्ट्राध्यक्ष जाते थे, वहां अपने दूत को भेजना, इसका मायना है उसकी अहमियत कम होना। किसी शादी में हम खुद जाते हैं बुलाने पे, या किसी शादी में बुके भिजवा देते हैं किसी के हाथ, ये मायने रखते हैं। हाँ हाँ, बहुत आपने इंडोर्स तो कर दिया, लेकिन आप महत्व नहीं दे रहे। तो कुल मिलाकर इसका ठिकरा भी ये दो देशों के ऊपर फूटेगा, ब्राजील और भारत के बीच। भारत का कहां नुकसान अमेरिका कर रहा है, देख लीजिए आप। यदि मेरा कोई ब्रिक्स संगठन है, कल कोई मुझे किसी सेमिनार में कोई बोलता हुआ मिल जाए, पत्रकारिता समाप्त हो गई भारत में, तो आशीष माइक पे तो चला जाऊंगा मैं बोलने कि आपने अभी देखे नहीं होंगे पत्रकार, इसलिए कह रहे हैं पत्रकार खत्म होते गए। अभी पत्रकारिता जिंदा है, हम लोग जिंदा है। यदि हमारे प्रधानमंत्री के सामने अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि ब्रिक्स इज डेड, तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहना चाहिए था इट इज योर परसेप्शन। वो तो ही कर रहे थे, ही बोला ना, ब्रिक्स इज डेड, इट इज योर परसेप्शन प्रेसिडेंट, ब्रिक्स बिलोंग्स टू अस एंड वी नो द स्ट्रेंथ एंड वी विल शो यू व्हाट आवर स्ट्रेंथ इज। मामला खत्म। लेकिन इतनी ताकत कहां से आएगी? सिर्फ सीना 56 इंच का होने से नहीं चलता। इसमें देश की अस्मिता, आप जिस गुट के साथ जुड़े हुए हो, उस गुट की अस्मिता, आप एक बड़े मेंबर हो। रूस और चाइना के बाद सबसे ताकतवर देश भारत है उसमें, और हम तो चाइना के बराबर मानते हैं अपने आप को। नहीं, तो बराबरी मोदी की जी बात तो होनी मंगल चाहिए। के बराबर मान लेते हैं, हम लोग तो चाइना के बराबर मान रहे हैं, मोदी जी मंगल बराबर मान लेते हैं। हम इसमें 2-3 चीजें और लानी जरूरी है। क्यों इस ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस, और ब्रिक्स में अगर चीन और रूस का इंटरेस्ट कम हो रहा है तो नुकसान किसका है? देखिए, ये सब क्लियर इसलिए हम करते हैं क्योंकि नहीं, बहुत लोग कहेंगे अरे चीन रूस इनकी कोई औकात है, जाओ भारत अकेले ब्रिक्स चला लेगा, अकेले कह देगा हम अकेले रहेंगे, भारत ब्रिक्स में कोई नहीं रहेगा, ब्रिक्स भारत का है, खरीद लिया, कल पावरा पटार ने ले ली ब्रिक्स की। ऐसे भी लिखते हैं, सब लिखते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं। दरअसल अब एक नैरेटिव और भी है जिसको चलाया जा रहा है कि पुतिन के खिलाफ वारंट है, वो जो है आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है, और ब्राजील आईसीसी का मेंबर है तो गिरफ्तार करवा सकता है, इसीलिए 2023 में जो है नहीं गए थे। नेतन्याहू भी आईसीसी का वारंट है। अभी बोला है जो न्यूयॉर्क का एक मेयर जो है प्राइमरी इलेक्शन जीता है, ट्रंप बौखलाए हुए हैं। एक मीरा नायर का नाम सुना होगा आपने भाव, डायरेक्टर मीरा नायर, बड़ा विवाद उनके फिल्मों पे बहुत देश में विवाद हुए हैं। हाँ। मीरा नायर का बेटा है न्यूयॉर्क का मेयर बनने जा रहा है, प्राइमरी इलेक्शन जीता है ट्रंप की पार्टी को हरा करके, डेमोक्रेट है। उसको आज बोला है पागल वामपंथी, ट्रंप ने उसको इतना उस एक लड़के से इतना डरे हुए ट्रंप साहब। तो हम दूसरे उस पे चले गए, तो मतलब वहां पे उसने क्या कहा है, उसने ऐलान किया, उसने कहा कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क में कदम रख देगा तो इसको हम गिरफ्तार करेंगे। तो वही बात कि जो है ये आईसीसी का एंगल पुतिन से जोड़ रहा है, लेकिन पुतिन पे जोड़ लोगे, जिनपिंग को नहीं। जिनपिंग तो कोई अंतरराष्ट्रीय अपराधी, कोई आईसीसी से वारंट कुछ भी नहीं है, और पुतिन को अरेस्ट करना इतना भी आसान नहीं है। ट्रंप 1.5 घंटा बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत जियो पॉलिटिक्स को समझिए ना, 1.5 घंटा बात कर रहे हैं। इस दुनिया अरे को इतनी बाबा, मुश्किल वो है। पुतिन गौतम अडानी थोड़ी है, पुतिन हाँ, डवाल साहब थोड़ी है कि डवाल साहब का वहां वारंट निकल गया, डवाल साहब गए नहीं अमेरिका डर के मारे, वो थोड़ी बात है। वो उसकी गिरफ्तारी पता नहीं दुनिया में कितना विनाश ले आएगी। पुतिन को ऐसे थोड़ा ना कि गिरफ्तार कर लोगे, वो ईडी का छापा डाल करके कांग्रेस का सांसद थोड़ो है वो। ठीक, अब आगे मसला ये है कि जो भी ब्रिक्स का जो मोटिव आपने बताया कि मोटिव क्या था, मोटिव था कि G7 दुनिया के जो विकसित देशों का समूह है उसको हम व्यापारिक आर्थिक टक्कर देंगे। आर्थिक व्यापारिक टक्कर देने के प्लान में करेंसी की बात आई, क्योंकि सबसे बड़ा व्यापार में डॉलर को जब एक्सेप्ट किया गया था उस दौर से, क्योंकि गोल्ड रिजर्व ज्यादा था इसलिए मजबूरी हो गई, तो डॉलर
को जैसे एक्सेप्ट किया गया, हमेशा व्यापार सुगम हो इसके लिए एक कॉमन करेंसी होती है कि कॉमन करेंसी है तो व्यापार सुगम है। आपकी कमजोर है, हमारी मजबूत है, ये मसला खत्म हो जाता है वहां से। ये बात आई तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होने वाला था, पहले ये समझना जरूरी है, तब नुकसान किसका है पता चलेगा ना। बेनिफिशियरी सबसे बड़ा होता, अगर आती है ऐसी कोई करेंसी तो भारत उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता। इसलिए होता कि इंडिया के रुपए पे कोई व्यापार नहीं करना चाहता, कोई नहीं करना चाहता दुनिया में। बताए मुझे जो भी ज्ञानी लोग हैं, रूस का भारत के साथ, भारत रूस का अरबों का बकायेदार है। भारत बार बार कह रहा है कि रुपए में ले लो, कहता नहीं नहीं बाद में दे देना, रुपए में नहीं लेंगे हम, पेमेंट रखे रहो, रुपये हम नहीं लेंगे तुमसे। वो रुपया खपाएंगे कहाँ, जाड़े में भट्टी में डाल के तापेंगे थोड़ो ना। तो रुपए की दिक्कत ये है, चीन और रूस को अगर व्यापार करना होगा बायलैटरल ट्रेड, तो युआन और रूबल में कंफर्टेबल, एक बीच में 10 सेकंड का मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ अंध भक्तों को होगा, क्योंकि कुछ देश है जहां अभी भारत ने रुपए के साथ ट्रेड व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन उनके साथ जो भारत का व्यापार है वो 0.01% है। हाँ। भारत का व्यापार जो तेल का सबसे बड़ा अपना तेल का बिल है। हाँ, सबसे बड़ा बिल तेल का बिल है। तेल कौन ले रहा है, रुपया में दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। तेल रुपए में मिलता, अगर ये और क्लियर कर दें, इसको और क्लियर कर दें भाव, अगर तेल रुपए में जिस दिन सौदा होने लगे, व्यापार होने लगे, रुपया नहीं कोई करेंसी में होने लगता तेल का व्यापार, तो अमेरिका की चौधराहट उसी दिन खत्म हो जाएगी दुनिया से। अमेरिका सिर्फ तेल का व्यापार डॉलर में है, इसीलिए पूरा चौधरी बना, यहां से वहां उछल कूद रहा है, कभी शेरवानी पहन के, कभी दूसरी बात आशीष, चीन और ईरान का व्यापार जो है वो शुद्ध रूप में अपने अपने करेंसी में है, अपने करेंसी में है। चीन की ताकत है ना आर्थिक। चीन और रशिया का व्यापार अपनी अपनी करेंसी में है, अपनी करेंसी में है। तो यदि साउथ अफ्रीका, ब्राजील और भारत, चीन और रशिया यदि ये तय कर ले कि एक अपनी करेंसी हो, ब्रिक्स, यूरो जैसी, ये 5 देश और संलग्न 5 देश और ये 10 देश यदि ब्रिक्स में ट्रेड करे, तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, डॉलर ओंधे मुंह गिरेगा। आप डॉलर ओंधे मुंह गिरेगा। एक जोड़ देता हूं बात इसमें। आप सोचिए, रूस, भारत, चीन, अफ्रीका, ब्राजील, 5 ये हो गए। अगर एक करेंसी कॉमन हो जाए, उसमें सऊदी, ईरान और यूएई और मिस्र ये हो गए। सऊदी और ईरान, तेल का सारा आ गया। फिर आप सोचिए, तो मैं यही पे लाना चाह रहा था इस चर्चा को। बहुत लोग कहेंगे कि अच्छा खाली मोदी ढूंढते, अरे मोदी नहीं मतलब है हमें भैया, मोदी हमारे लिए देश नहीं है, जिनके लिए है वो सोचे। हमारे लिए भारत मेरा देश है। उस भारत की ताकत बढ़ते जा रही थी, बढ़ने के करीब थी। हम एक दुनिया में वाकई अपने हिसाब से ट्रेड कर, ये भारत के ताकत को लगा हुआ ग्रहण है ये। हाँ। और यही सवाल है भाव, यही सवाल फिर आखिर में, यही सारा खेल, देखिए सारा खेल व्यापार का है, अल्टीमेटली आर्थिक शक्ति। मैंने कहा ब्रिक्स बना क्यों? G7 के दादागिरी के सामने ब्रिक्स बनाया गया। ये बेसिकली आर्थिक ताकत थी पूरे एशिया की और साउथ अफ्रीका की, जिस ताकत ने बता दिया कि रूस, ब्राजील, चाइना, क्योंकि ब्राजील इमर्जिंग इकोनॉमी माना जाता था, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इमर्जिंग इकोनॉमी माना जाता था। साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चीन और रूस और भारत यदि एक हो जाए तो G7 को समझ में आ जाएगा खेल क्या है। तो G7 के सामने जब कोई प्रतिस्पर्धी बड़ा खड़ा हो जाता है तो उसको खत्म कैसा करना, उसको खत्म करने के लिए आपने जो जगह ढूंढी, दुर्भाग्यपूर्ण से भारत उसमें से एक है। ब्रिक्स के कमजोर होने में यदि मेरा देश रिस्पॉन्सिबल है तो फिर लगता है कि क्या हम किसी के हाथ पे खेल रहे। ब्राजील और भारत, ये दो देश यदि अपने पे अड़े रहते
तो आज ब्रिक्स की करेंसी लॉन्च हो चुकी होती, उससे भारत को कितना आर्थिक फायदा होता तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ, ये भारत को आर्थिक फायदा तो होता, लेकिन फिर गौतम अडानी का क्या होता? बाबू जेल जाता, बाबू को जेल के बाहर रखना है, फिर चाहे भारत का कितना भी नुकसान। और इसी चक्कर में मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो बदतमीजी से बोला, और खासकर भारत का नाम लेके बोला, तब मुझे लगा भारत ये कहेगा कि अमेरिका की करेंसी देके ब्रिक्स की देखेगी। अमेरिका ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, उस पर बात ना करे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जयशंकर ने तो पलटी खा ली कि नहीं ब्रिक्स करेंसी की कोई बात ही नहीं किसी ने की। अरे हमारे प्रधानमंत्री को झुठला दिया तुमने, क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। कुल मिलाकर ये जो 6-7 जुलाई को 17वां अधिवेशन है ब्राजील में, इस अधिवेशन की भी आउटकम देखेंगे हम। इस अधिवेशन में कितनी अमेरिका की भाषा बोली जाती है और ब्रिक्स की ओरिजिनल भाषा कौन याद रखता है। 6-7 जुलाई को भी जब एक ब्रिक्स का सम्मेलन चालू होगा, उस पर भी कार्यक्रम करेंगे। ब्रिक्स की बदलती हुई भाषा क्या G7 का पिटलुगु बन के काम करता है, या G7 के सामने टक्कर देने की अहमियत आज भी रखता है? बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन वर्तमान में चीन और रशिया क्यों नहीं जा रहा है, उसके मायने यही है कि जहां स्लीपर सेल अमेरिका के बैठे हो वहां क्या जाए। बिल्कुल। और आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1 मिनट में, ब्रिक्स के अस्तित्व पर क्या ग्रहण लग गया है? 6-7 जुलाई को इस जो सम्मेलन होने जा रहा है, इसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट, जैसे आज एससीओ का ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, उसके ज्वाइंट स्टेटमेंट पर नजर रखनी होगी। उसके ज्वाइंट स्टेटमेंट पर कई मायनों में नजर रखनी होगी। पहलगाम हम वहां भी देखेंगे, क्योंकि वो उसके भारत का जो सबसे बड़ा समूह, ताकतवर समूह है, पहलगाम के बाद उसका ये पहला समिट है। ब्रिक्स है, वो ब्रिक्स है, पहला समिट है ब्रिक्स का। उसके बाद पहलगाम के बाद वो देखेंगे। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। ब्रिक्स में पुतिन और जिनपिंग का न जाना, इनके न जाने का ऐलान होते ही एक प्रस्ताव आना, जो प्रस्ताव ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की निंदा करता है, भारत का उस पर दस्तखत करना। ये अभी तक चर्चा नहीं की हम शुरू से, आखिर में आके बता रहे हैं कि अभी इसको, क्योंकि अभी इस पे आगे बढ़ना है। एससीओ के निंदा प्रस्ताव से खुद को ऐलान करके अलग होने वाला भारत, खुद को ऐलान करके नहीं भैया हम नहीं निंदा करेंगे। क्या ब्रिक्स में प्रस्ताव पे साइन करेगा? ब्रिक्स के प्रस्ताव पर साइन कर दिया, जो प्राइमरी आया है, वो अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं, एक प्राइमरी आया है ब्रिक्स सम्मेलन से पहले, कि ब्रिक्स के देश जो ईरान पर अटैक किया गया, उसमें नाम नहीं लिखा है कि अटैक किसने किया, लेकिन ये आतंकी हमला नहीं था, इसमें नाम नहीं भी है तो निंदा साफ है, क्योंकि आतंकी हमला नहीं था ना कि इसमें स्पेकुलेशन करना है, गेस करना है, ये तो साफ था। हमला करने वाला भी देश कह रहा है हमने हमला किया, ट्रंप और नेतन्याहू दोनों बोल रहे, तो उसमें बिना नाम लिए लिखा है कि ईरान पर जो अटैक किया गया उसकी निंदा की जाए, परमाणु ठिकानों पर जो जिसने हमला किया उसकी भी निंदा की जाए। भारत ने वहां पर दस्तखत किए हैं, क्या इसलिए क्योंकि नाम नहीं था, या क्या इसलिए क्योंकि ब्रिक्स बिखरता नजर आ रहा है, और ब्रिक्स बिखरता नजर आएगा तो देश में आप जवाब देना भारी पड़ जाएगा। आज आपसे सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। यदि आशीष साइन किए हो और ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये बात सामने आती है, तो देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भुला हुआ शाम को भी भटक के आ गया तो भी ठीक है, कम से कम कहीं तो इनको अहमियत समझ में आ गई। जिनको अपना पिता बोलते थे वो सौतेला निकला, कम से कम ये तो आप समझ में आ गया। देखो मैंने इसलिए कहा आपको 6-7 के पूरे सम्मेलन पे नजर होगी, सम्मेलन पे नजर होगी, साथ में देश में जो चल रहा है उसको भी नजर होगी। ऐसा नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ये आपसे वंचित रहेंगे। महाराष्ट्र में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमरावती में अपने गांव में, जहां उनका जन्म हुआ, जहां वो पले बड़े, जहां करीबी में उन्होंने दिन काटे, उस शहर में अपने दिल की बात कह के आए हैं। वो बात पे भी चर्चा होगी, उस पर भी बात करूंगा।
और लगातार देश विदेश की भी खबरें होगी। जहां भारत का इंटरेस्ट होगा, जहां भारत की अहमियत होगी, जहां भारत की अस्मिता दांव पे होगी, वहां न्यूज लॉन्चर की बात आपको दिखाई देगी। आप हमको देखते हैं, आप हमको सुनते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं, ऐसा ही प्यार करिए। ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। यदि आपने किसी को शेयर किया तो उसे बताइए कि वो सब्सक्राइब करे। यही हमारी ताकत होगी। साथ में आपको एक छोटा सा यहाँ स्कैनर दिख रहा होगा। बुरे दिन किस पे भी आ सकते हैं, कोई बता नहीं सकता। और वर्तमान में भारत में क्या होगा, सच्चाई का गला कैसा घोटा जाएगा, ये आप भी जानते हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हम प्रखरता से बोलते हैं, बिना डरे हुए बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कल हमारा मुंह बंद करने का बात की जाएगी तो कोई नया जगह होगी जहां से हम अपना संवाद स्थापित करेंगे। बीच में जो समय होगा, उस समय के लिए कुछ हमको मदद चाहिए होगी। उस मदद के लिए स्कैनर है। जितनी आपकी आईपत होगी, जितना आप चाहो, जितना आपके दिल में हो, कृपया मदद करिए, शेयर करिए। यही आखिरी गुजारिश। ये सच्चाई का सिलसिला, पत्रकारिता का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ये वादा आज मैं चित्रांश जी के बिहाफ पे उनके परमिशन से आपके कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल, हम इसीलिए हमारा तो मिशन है, ये जिंदगी का मिशन एक ही है बस। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद।